आज हम लोग वर्ग 10 के अध्याय 6 जो कि त्रिभुज और समरूप त्रिभुजों के बारे में दिया गया है, इनको हम लोग समझने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग दो भाग में करेंगे। आज जो है इस चैप्टर का भाग 1 होगा, जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे। उसके बाद समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं। इसके बाद जो समरूप त्रिभुज होते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या क्या उनकी विशेष गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं त्रिभुज से। तो बेसिकली जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज जो होती है वह एक बंद आकृति होती है जिनमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है त्रिभुज का, इसमें अगर हम इनका नाम ले लें ए बी और सी करके, तो इस त्रिभुज में यहाँ 3 कोण हो जाएंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज की जो विशेषताएं होती हैं उनमें 3 भुजाएं होती है, जो कि इस फिगर में त्रिभुज एबीसी में भुजाएं ए बी हो जाएंगी, फिर बी सी और फिर भुजाएं ए सी हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 कोण बन रहे हैं, 3 कोण, कोण ए, कोण बी और फिर कोण सी हो जाएंगे। इसके अलावा 3 शीर्ष बन रहे हैं जो कि ए, बी और फिर सी है यहाँ पे। तो ये त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। अब हम लोग समझते हैं सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। इस चैप्टर के बारे में, सर्वांगसम आकृतियों के बारे में हम लोग 9th क्लास में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। तो हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सर्वांगसम का जो अर्थ है वह होता है सभी प्रकार से बराबर, यानी कि सर्वांगसम हम उन्हीं फिगर को बोलेंगे जो हर एक एंगल से क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जो आकृति होगी उनका जो है समान आकार होगा और समान माप भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, जो दो वृत्त बन रही है, वृत्त ए और वृत्त बी, इनको अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी, पूरी ढक लेगी। कहने का मतलब हो गया जो ये दोनों जो आकृतियां हैं ये दोनों समान आकार की है और इनके माप भी क्या है, इनके माप भी समान है। सिमिलरली हम यहाँ देखें तो दो फिगर दिए गए हैं जो कि वर्ग के हैं। इनका अगर हम नाम लिखें ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच, यहाँ पे जो ये दोनों वर्ग जो है, इनकी जो आकृतियां हैं ये दोनों भी एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि इनके सभी जो कोण है वो सभी के सभी 90 डिग्रीज के हैं, यानी कि समकोण है। और इनके जो भुजाएं हैं ये भी क्या होंगे, उनके संगत भुजा के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे संगत भुजा को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात ए बी भुजा की करें तो इनके जो संगत भुजा हो जाएंगे वो ई और एफ हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम भुजा बीसी की बात करें तो इनके संगत भुजा जो है वो एफ और जी हो जाएंगे। संगत भुजा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संगत भुजा को दिखाने के लिए एक इस प्रकार के एरो का उपयोग करते हैं जिसमें कि दोनों ओर एरो लगा हुआ होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो भुजा ए बी है, इनके जो संगत भुजा हैं वो हो जाएंगे भुजा ई एफ हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें संगत भुजा बी सी का जो संगत भुजा है दूसरे वर्ग में वह हो जाएगा एफ और जी हो जाएंगे। जब दो आकृतियां सर्वांगसम होंगी, जैसे कि इस केस में जो वर्ग हैं ए बी सी और डी, या सर्वांगसम है अगर वर्ग ई एफ जी और एच, तो इनके लिए हम लोग एक सिंबल का प्रयोग करते हैं जो कि दो इक्वल का साइन और एक इस तरह से एक सिंबल का प्रयोग करते हैं जो यह दिखाता है कि ये जो आकृतियां हैं यह एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं समरूप आकृतियों के बारे में। तो कोई भी आकृतियां समरूप होती है, इसका मतलब ये हो गया, समरूप का अर्थ हो जाएगा समान आकार या फिर रूप। कहने का मतलब हो गया कि दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप तभी होती है यदि उनके संगत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं और उनकी संगत जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। बहुत ही एक विशेष या इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज है समरूप आकृतियां की। अगर हम यहाँ देखें, जो दो वृत्त बन रहा है, वृत्त ए और वृत्त बी, इनका आकार में ये क्या है, एक दूसरे से छोटे हैं, लेकिन इनका जो रूप है, वो क्या है, एक दूसरे के जैसे ही है। तो इस वजह से ये जो है, ये दोनों जो आकृतियां हैं वो क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएंगी। और समरूप को हम लोग इस तरह से एक सिंबल के थ्रू दिखा। ऑलराइट, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो दो वर्ग बन रहे हैं ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच, ये दोनों जो वर्ग हैं ये भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम तो नहीं होंगे, बल्कि यह दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि जब समरूप होंगे तो हमको पता है कि जो
इनके जो संगत भुजाएं होते हैं वो समानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ हमें फोकस करना है जो संगत जो भुजाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए बी है और ए बी का संगत भुजा हो जाएगा ई एफ। तो यहाँ पे जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, अर्थात ए बी अपॉन या बाय ई एफ यह बराबर हो जाएंगे किनके, जो बी सी बाय सेम इसी प्रकार का जो संगत भुजा है एफ जी इक्वल टू ये हो जाएंगे जो सी और डी, जो संगत भुजा है सी और डी का जो संगत भुजा है वो हो जाएंगे जी और एच, जी और एच, और ये बराबर हो जाएंगे जो कि ए डी है अपॉन जो इनके संगत भुजा है ई और एच। तो इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी दो आकृतियां समरूप होंगी तो उनके सभी जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में वह समानुपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृत्तों की समरूपता के बारे में। तो जो वृत्त होते हैं, कोई भी दो वृत्त जो होते हैं वो हमेशा ही समरूप होते हैं, क्योंकि उनके सभी कोण जो होते हैं वह 360 डिग्री के होते हैं और उनके जो व्यास जो होते हैं वह भी समान अनुपात के होते हैं। इसी वजह से ये दोनों जो वृत्त है ये क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं वर्गों की समरूपता के बारे में। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि वर्ग जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में हमेशा ही समरूप होते हैं, क्योंकि इनके जो प्रत्येक कोण होते हैं, है ना, इनके जो सभी कोण होते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं और इनके जो सभी भुजाएं होती है वह भी एक दूसरे से बराबर होती है। तो अगर चूंकि इनके जो भुजाएं हैं वह आपस में, चूंकि ये सभी के सभी बराबर हैं, इनके भी भुजाएं खुद से आपस में एक दूसरे से बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में वह अनुपातिक विभाजित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, इनका नाम ले लें ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच। तो इससे पहले ही जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि ए बी का जो संगत भुजा है वो हो जाएगा ई और एफ, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो ए बी बाय ई एफ ये बराबर हो जाएंगे बी सी बाय एफ जी के, बी सी बाय एफ जी के, और ये बराबर हो जाएंगे। और सी डी जो है इनके संगत भुजाएं हो जाएंगे, सी डी की संगत भुजा हो जाएगी जी एच, तो यह बराबर हो जाएंगे जी एच के, और यह इक्वल हो जाएंगे जो ए डी है इनके संगत भुजा ई एच के अनुपात में, जैसे कि ए डी अपॉन ई एच। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो दो फिगर कोई भी, चाहे वह वर्ग हो, चाहे वह आयत हो, चाहे वह त्रिभुज हो, अगर हम फिलहाल अभी के लिए हम वर्ग की बात कर रहे हैं, तो इनमें जब ये दोनों आकृतियां समरूप होती हैं तो इनके जो भुजाएं होते हैं, भुजाएं अर्थात इनके संगत भुजाएं, हमें हमेशा यह ध्यान रखनी है कि इनके जो संगत भुजाएं होंगे वही आपस में क्या होंगे, अनुपातिक विभाजित होंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी का संगत भुजा हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, बी सी का संगत भुजा हो जाएगा एफ और जी हो जाएगा, यह हमें हमेशा से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। जो त्रिभुज होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनमें इनका जो है दो कंडीशंस या फिर बोल सकते हैं दो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनके जो संगत कोण जो होते हैं वह बराबर हो जाते हैं और जो इनके संगत भुजाएं हैं वह एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जैसा कि हम लोगों ने वर्ग के केस में भी देखा था। अगर हम यहाँ पे इनका नाम लिखें, जैसे कि ए बी सी और फिर डी ई और एफ, तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर हो जाएंगे। संगत कोण से अर्थात है एंगल ए जो है इनका संगत कोण हो जाएगा एंगल डी, यानी कि जो एंगल ए है यह बराबर हो जाएंगे एंगल डी के, एंगल बी जो है यह बराबर हो जाएंगे एंगल ई के, एंगल बी जो है यह बराबर हो जाएंगे एंगल ई के, और जो कोण सी है यह बराबर हो जाएगी कोण एफ के। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो इनके जो भुजाएं इनके जो कोण होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद इनके जो संगत भुजाएं होते हैं वह क्या होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो ए बी जो है इनके संगत भुजा हो जाएगी डी और ई हो जाएगी, तो यहाँ ए बी जो है इनके संगत भुजा जो कि डी ई है यह अनुपात में हो जाएंगे किनके, तो जो बी सी है इनके संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा ई और एफ के, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ, और यह बराबर हो जाएगी जो ए सी है इनके संगत, दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा डी और एफ के। तो इस प्रकार से हम लोग यह देख सकते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके कोण तो बराबर होंगे ही,
उनके बाद उनके जो संगत भुजाएं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में अनुपातिक विभाजित करती है। नेक्स्ट हम लोग त्रिभुजों के समरूपता में ही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। जो पहला प्रमेय है यह है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचते हैं तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। इनको समझते हैं। जो सबसे पहले इनका हम नाम ले लेते हैं। ए, बी और सी त्रिभुज के तीन ये बिंदु हो जाएंगे, या एबीसी त्रिभुज है। इनमें क्या हो रहा है, जो इनका एक भुजा AC है, इनके समांतर में हम एक भुजा खींच रहे हैं, इनका हम नाम ले लेते हैं D और E। और यह जो है दो बिंदु, जो कि एक बिंदु D है और एक दूसरा बिंदु E है, इन पे क्या कर रही है, वह प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है। तब इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो इनके जो अन्य दो भुजा हैं जैसे कि AB और फिर BC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया, जो चूंकि यहाँ पे जो DE है यह समानांतर हो खींचा गया है किनके, AC के, इसलिए क्या हो जाएगा, जो BD है बाय DA ये बराबर हो जाएंगे किनके, BE और AC के। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज है, गुण है, इन पे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे जो चैप्टर्स में। यहाँ हम लोग देखते हैं, इनको फिर से एक बार समझते हैं। जब ABC एक त्रिभुज दिया हुआ होता है और उनमें किसी एक भुजा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इस केस में AC के समांतर DE एक भुजा खींचा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगी, इस केस में जो इनके दो भुजाएं हैं जिनपे की समांतर रेखाएं जो है खींची गई है और कट कर रही है, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, जो अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि BD है, यह इन्हीं के जो सामने वाला जो भुजा है, जैसे कि DA, BD जो है यह DA, ये बराबर हो जाएंगे अनुपात में किनके, तो BE और EC के। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है दूसरा प्रमेय, जो कि पहले प्रमेय का ही यह विलोम है, जो कि है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम नाम लेते हैं A, B और C, और यहाँ जो अनुपात में विभाजित करने वाली एक भुजा है, इनका नाम ले लेते हैं हम लोग D और E। तो अब यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू जो थ्योरम है प्रमेय के अनुसार, चूंकि जो दोनों भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में विभाजित करें, कहने का मतलब हो गया जो BD जो है अपॉन DA, ये BD जो है बाय DA, ये क्या हो जाएंगे, अगर अनुपात में विभाजित कर रही है दूसरी भुजा को, जैसे कि BE बाय EC। अगर इस तरह का केस कहीं भी बन रहा है, अगर इस तरह का केस कहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये भुजा है D, यह क्या हो जाएंगे, एक तीसरे भुजा जिनको कि कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं किया जा रहा है, जो कि AC है, उनके यह समांतर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, जो DE जो है यह समानांतर हो जाएंगे किनके, जो एक भुजा है त्रिभुज के तीसरे भुजा जिनको कि प्रतिच्छेद नहीं किया जा रहा है, जो कि है AC। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी एक त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई एक भुजा खींचते हैं, भुजा लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के जो दोनों भुजाएं हैं जिनको कि प्रतिच्छेद किया जा रहा है, उनको समान अनुपात में क्या करेंगी, वह समान जो है अनुपातिक विभाजित वो करेंगी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इनके आगे का जो पार्ट्स बचा हुआ है उनको हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।